दक्षिणी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है गवरी, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इन दिनों गवरी की धूम मची हुई है, चारों तरफ गवरी का माहौल देखने को मिलता है। हमारे साथ इस मौके पर इस प्रमुख लोक नाट्य विधा पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र भाणावत, साथ में हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू और साथ में हरिशंकर मेघवाल जी। आप तीनों का स्वागत करते हैं। जुगनू जी, आपसे शुरू करता हूँ। दरअसल गवरी सिर्फ मनोरंजन का ही एक माध्यम है आदिवासियों के लिए, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा संदेश या कोई आध्यात्मिक मकसद भी जुड़ा हुआ है? महेंद्र जी, आपको धन्यवाद। दो दो महेंद्र जी हैं, एक हमारे गुरु हैं, और मैं जो कुछ कहूँगा वो उन्हीं का कहूँगा। गवरी जनजातियों के लिए, और गवरी यानी राई। आप देखिए, ये गवरी और राई, मैं तो राई ही कहता था, फिर मैं जब बड़ा हुआ और मैंने जब पढ़ा डॉक्टर साहब से तो मैं भी उसको गवरी कहने लगा, राई नाचे का। यानी राई एक इस तरह की पहचान इस अंचल की और जनजातियों की, कि उनको लगता है कि ये गमेती जो चल रहे हैं ये सब कलाकार हैं, ये आम हैं, लेकिन ये खास भी हैं, मौका आते ही खास हो जाते हैं। गवरी उनके लिए केवल नृत्य नहीं है, ये अनुष्ठान है। और मैं जो व्रत की पुरानी अवधारणा देखता हूँ, डॉक्टर साहब से भी कई बार कहता हूँ कि व्रत की जो पुरानी अवधारणा है उसमें ये सब अंग हैं। और डॉक्टर साहब ने भी जो एक क्लासिफिकेशन किया है कथा कथन का, उसमें कथा नर्तन भी है सर। ठीक है, तो कथा नर्तन भी एक एक विधान है जिसमें, और जितने भी शास्त्र, अच्छा शास्त्र को मैं बार बार इस लाइन को भी मैं दोहराता रहता हूँ कि लोक और श्लोक में क्या अंतर है, केवल ये श्लो लगा दिया हमने, बाकी तो लोक ही तो नया कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो आप देखिए, ये जनजातियों के पास जो ये विरासत है, एक बहुत बड़ी बात जो हम लोग, क्योंकि मैं इसमें कुछ ना कुछ नई जानकारी, अब चूँकि मीडिया अपने पास है तो वो नई नई जानकारी आप देखिए, इस अरावली से लेके सह्याद्री तक यहाँ गौरी, और आप ये जो परंपरा है यहाँ से लेके देवियों का मुंह छुपा हुआ तो लज्जा गौरी, महाराष्ट्र से लेके ये कोंकण और आंध्र तक वो परंपरा, उनकी मूर्तियाँ बहुत सारी, और उड़ीसा तक वहाँ भी गौरी है। तो ये जो मुझे लगता है कि जनजातियों के, और एक और ख़ास बात मुझे ये भी मतलब कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं है कि ये जो देवियों की परंपरा है ये जनजातियों के पास अच्छी तरह से सुरक्षित है। और उनसे जुड़े हुए जो प्रत्येक अनुष्ठान है जिसमें नृत्य भी हैं, और कहीं न कहीं इसमें जो शौर्य का भाव है वो आखेट से प्रेरित है, जो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति किसी ज़माने में रही हो। तो ये आखेट और गौरी के तो सारे ही जो मुख्य ख्याल हैं, चाहे वो खड़लिया भूत हो, चाहे वो भंवरे का खेल हो, भंवरे का खेल तो यहाँ से लेके भीमबेटका की गुफा में तो उसका अलंकरण, वो चित्रण, तो मुझे ये कई बार महसूस होता है कि जनजातियों के पास जो शौर्य के प्रतीक के रूप में जो भी विधान है या विधि है वो गौरी से जुड़ी हुई है, और वो उनका व्रत भी है। भाणा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ऋतुएं, हमारे यहाँ इतनी सारी ऋतुएं हैं, आदिवासी समुदाय ने ये बरसात की ऋतु ही इसके लिए क्यों चुनी? जुगनू जी ने जैसा कहा, पहले मैं वो बात कह दूँ। मैंने ही बचपन में राई नाम ही सुना था, सुना ही नहीं था, बल्कि मैं बहुत बीमार हो गया था तो महिलाओं ने कहा, मेरे घर महिलाओं की पोल थी, मेरे घर में विधवा महिलाएं थी सबके सब। उन्होंने कहा कि रावले में राई नाच रही, जो उन्हें ले जाओ। तो मुझे ले गई मेरी माँ। तो अंतिम खेल शेर का था, तो शेर ऐसा खूंखार मैंने देखा, तो असली शेर भी ऐसा मेरे देखने में उसके बाद नहीं आया। उस शेर के नीचे से मुझे निकाला 3 बार, और आपको क्या कहें, माने न माने कोई, मैं घर आते आते बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आज तक मुझे बुखार नहीं हुआ है, आज तक। तो राई, आपने ठीक कहा जुगनू जी ने, राई नाम ही था, लेकिन जब यहाँ आकर के मैंने चारों ओर गौरी गौरी सुना तो मैंने गौरी रख लिया। गौरी भी प्रचलन में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य तो राई है, क्योंकि राइयाँ तो 2 है ना, तो राई मुख्य हुआ। और राई का ही भारत है, वो राई का ही मंडल है। शिव जी तो भस्म, महादेव तो
पार्वती आती है उनसे इजाज़त लेकर के कि मुझे पीर की याद आ रही है इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। गीत है जी। क्यों जाना चाहती है? कि मुझे बहुत याद आ रही है मेरे पीर की। अरे अब मेरे पीर में कौन बचा है? हाँ, कि सब चले गए हैं। अरे सब चले गए तो कोई बात नहीं, मैं तो सीमा के पत्थरों से मिलाऊंगी, क्या बात है। उन पहाड़ों से मिलाऊंगी, हाँ। पेड़ पौधों से मिलाऊंगी, ऋतु वर्णन देखिए आप ये। पानी तालाब है उनसे मिलाऊंगी। कोई ना कोई तो बचे ही होंगे, ऐसी बात थोड़ी है कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो 1.25 महीने की कोल करके इसलिए आती है वो कि यही महीना ऐसा है जिसमें धरती प्रस्मिनी होती है, क्या बात है। धरती का कण कण हम्म, खिलता है। हम्म, और यही ऋतु तो है जो सभी ऋतुओं को सरसब्ज बनाती है, क्या बात। पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को। बहुत सुंदर। तो ये गौरी एक परिक्रमा है 1.25 महीने की कोल की। ये परिक्रमा पूरे विश्व को इंगित करती है। और गौरी की गाय हर स्वांग के पहले और बाद में गाय होती है। वो गाय गोल गाय होती है। पूरा विश्व उसका प्रतीक है। पृथ्वी गोल है। इस पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा शिव महादेव है। वो गौरी के बाहर रहते हैं, वो नियंत्रित करते हैं। तो ये राइयाँ जो है, उस राइयों का कई अर्थ हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए, एक जो विधा होती है वो इतनी सशक्त हो जाती है कि जितने लोग देखते हैं उतने अर्थ उसके निकलते हैं, उतने विधाओं में लोग काम कर सकते हैं। यानी गौरी को आप किस दृष्टि से देखेंगे? नृत्य के ऊपर तो पूरी थीसिस नृत्य पे लिख दो, नाट्य का हो तो पूरा नाट्य पे, स्वांग आते हैं, लीलाएँ आती है, मनोरंजन के पक्ष आते हैं, और पूरी सृष्टि के जो बात हाल चाल हैं, जो खुशहाली है, जो जीवन भर खुशहाली रहेगी, वो सब आती है। पशुओं में बीमारी नहीं आएगी। ये गौरी एक अनुष्ठानिक उत्सव है। जी। मनोरंजन तो कह दीजिए मनोरंजन, लेकिन उनका लक्ष्य मनोरंजन देना नहीं है। उनका लक्ष्य इस संसार को हरा भरा रखने का है, इस सृष्टि को अकाल में घुसाने का नहीं है। दुकाल कभी नहीं आए, सकाल रहे, सदैव सरसब्ज रहे, व्यक्ति उत्फुल्ल रहे, उल्लासमय रहे, उमंगमय रहे। तो गौरी का ये संदेश है मेरी दृष्टि में। लेकिन वो जो गौरी कर रहे हैं, हमने उनकी दृष्टि से नहीं लिखा, माफ़ करें। विद्वानों ने बहुत काम किया है आदिवासियों पे, लेकिन मैं अक्सर ये कहना चाहता हूँ कि विद्वानों ने अपनी दृष्टि से उसको लिखा है, अपना बहुत कुछ थोप दिया है उसके ऊपर, क्योंकि वो अंचल में गए नहीं, गए भी हों तो नहीं के बराबर गए। यानी कितनी गौरियाँ देखी, एक गौरी देखने से काम नहीं चलता है। माफ़ करें, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे जो गाइड थे उनको कहा गया कि गौरी में कुछ नहीं है, ये बनाव जी क्या लिखेंगे। तो वो सुबह सुबह मेरे घर पे आए कि बनाव जी पहली बार इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू हुई है और आप पहले स्टूडेंट हैं और मैं पहला गाइड हूँ, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। मैंने कहा कि किसी ने कहा होगा, मैं उसकी सामने कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो भादवा का ही महीना था जिसमें गौरी हो रही थी। मैंने कहा कि अपन चलते हैं, गौरी को देख लेते हैं। कहने वाले ने भी सत्य ही कहा है, क्योंकि जो आदिवासी गाते हैं, शब्द बोलते हैं, वो पल्ले नहीं पड़ते हैं। वो जो आवाज़ होती है ना, मादल की और थाली की और उनके जो वो जो जिस ढंग से रेरका दे करके स्वर साधते हैं, उससे ये पता नहीं लगता है कि इसमें कोई शब्द भी है या कथा भी चल रही है। लेकिन मैंने कहा कि जो विषय पे कुछ लिखा नहीं गया है, जिसको कोई जानता नहीं है, उसी को तो मैंने वैसे लिया है। रिसर्च क्या होती है आखिर? एक स्कॉलर क्या लिखेगा? जो कम लिखा गया है या बिल्कुल नहीं लिखा गया है, उसके ऊपर अगर मैं लिखूँगा तो 100 पृष्ठ भी लिखूँगा तो कुछ तो नई चीज़ दूँगा ना मैं। तो वो मान गए और उन्होंने फिर मेरे साथ गौरी नहीं देखी फील्ड में आकर के। लेकिन आप सोचिए, उसके परीक्षक हो गए डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी साहित्य के महारथी थे। पूरे उत्तर भारत पे उनका राज था। उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के लिए समय नहीं था उनके पास, तो हम उनके घर चले गए। मैंने कहा मेरी थीसिस लटक जाएगी, PhD 2 साल 3 साल उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो हम वहाँ चले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुश्किल से 2 मिनट लगे और उन्होंने कहा कि बनाव जी, ये जो आपका विषय है ये तो निबंध का भी नहीं है,
मैंने कहा हुक्म, ये विषय अप्रूव्ड है, विद्वानों के पास सिनॉप्सिस गई है, ये अप्रूव्ड हुई है, तभी तो मैंने उसके ऊपर लिखा है। अब आपका कहना तो ठीक हो सकता है, लेकिन अब उसका क्या उचित है? तो उन्होंने कहा कि आप बहुत लिखते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, आपने ठीक ही लिखा होगा। यानी डॉक्टर नगेंद्र जैसा व्यक्ति भी इस गौरी के लिए मुझे कोई धन्यवाद और शाबाशी नहीं दे रहे हैं, माफ़ करना। तो मुझे फिर लगा कि इसी क्षेत्र में काम करते रहना चाहिए। तो मैं आज भी गौरी पे लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतनी गौरियाँ देखी कि अब बहुत ज़्यादा देखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। वो समग्र परिवेश बदल चुका है, कुछ रहा नहीं है, माफ़ करें। जब पोशाक ही बदल गई, सारे काम करने लगे तो पैंट पहनने लगे, उनके पास समय नहीं है, 1.25 महीने का टाइम भी नहीं है, वो चीज़ें भी याद नहीं है। पहले तो मेहनत करते थे और बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब माफ़ करें, अब मैं देखने जाऊं तो क्या देखूं, किसको पूछूं, कौन बताए मुझे कि इसकी क्या परंपरा रही है। मनोज जी, ये जो स्थितियां बदली, इसके बारे में और बात करेंगे। थोड़ा सा मौसम पर और बात करते हैं जुगनू जी। मौसम के संदर्भ में ये जानना चाह रहा था कि चूंकि ये मौसम खेती का मौसम है, तो आदिवासी समुदाय भी इस ऋतु में खेती तो करता है, लिहाजा जब वो गौरी करने जा रहे हैं तो तमाम लोग अपने घर की खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो खेती न कर पाना और उसके साथ दूसरे लोग भी जो आ रहे हैं वो अपने खेतों से इस वक्त दूर होंगे, तो बताएं कि ये कहीं ना कहीं रुकावट तो नहीं रही? यही तो व्रत है, यही व्रत है उनका कि वो जो उगा रहे हैं और जो उगने वाला है या जो पल्लवित होने वाला है, वो उससे यही तो इंद्रिय संयम है। हमें व्रत की परिभाषा, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, और निबंधों, मतलब व्रत संस्कृति से जुड़े हुए सारे ही निबंध, सब में जो कि साहब मुझे ये नहीं खाना है, बस। आप देखिए, ये जो व्रत या ये जो ऋतु है भादवे की, जिसमें अनाज, चूँकि मेवाड़ में तो पिछले 350 सालों से मक्का हो गई, पहले ज्वार बाजरा जो भी है ना, ये जो मुख्य थे में, तो ये जिसमें भी कुछ हो रहा है या फलीभूत हो रही है, वो नहीं, सेवन नहीं करेगा, तो व्रत हो गया। ये ऋतु पूरी तरह से मस्ती की ऋतु है, और इस ऋतु में यदि कुछ बज सकता है तो वो मिट्टी का बाजा ही बज सकता है, जो मादल है। इस ऋतु में यदि कोई आयुध चल सकता है तो वो लकड़ी का खांडा ही हो सकता है, लोहे के तो काट आ जाएगी। तो आप देखिए, इन्होंने जो कुछ चयन किया है, या इस ऋतु में बच सकती है तो वो थाली ही बच सकती है। तो मुझे लगता है कि इस ऋतु में, यानी वर्षा ऋतु में भी जो भादों का मास है, हमारे यहाँ चूँकि श्रावणादि संवत्सर की परंपरा रही, तो ये जो उत्फुल्लन का मास है वो भादो है। और उस भादों में राखी, रक्षा सूत्र प्रकृति ने हम लोगों के बांध दिया, विप्रों ने अपने यजमानों को बांध दिया। तो जो जनजाति, जो एक रक्षक इस अरावली में सबसे ज़्यादा गण रहे हैं, गण जो भीलों के गण हैं, सामुदायिक यूनिटी एक तरह से, तो वो इस पूरी प्रकृति को जो रक्षा सूत्र देते हैं, डॉक्टर साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये रक्षा सूत्र जो पूरे समुदाय के लिए, गायें समय पर प्रसविनी हों, गायें समय पर दूध देवें, मेघ समय पर वर्षें, हम प्रकृति के हाथ नहीं लगाएं, लेकिन ये एक संयम में जो एक मतलब वैभव की मान्यता या वैभव का जो व्रत है, वो मुझे लगता है कि ये जो भादो महीने में राजा न्याय पसंद हो, हमारी प्रजा उतना ही भोग लेवें जितना वांछित हो, हमारी बहन बेटियां सुखी। गौरी देखिए आप, कितनी मूल व्रत जो जननी है, और वो जो प्रत्येक देवियां, गौरी सारी देवियां पूरे दिन आ के शरीर में वो जो हाथ ऊपर करके जो पार्वती का लास्य है नृत्य, वो दोनों देवियां, गौरी और पार्वती, लज्जा और दज्जा, ये जो कुछ अपने को आशीर्वाद दे रही है, 5 पात्र कितने संयम के साथ। तो मुझे लगता है, डॉक्टर साहब ने एक जगह लिखा है कि ये गौरी सामान्य नहीं है। इस गौरी में जो मुख्य कलाकार हैं वो जिस संयम के साथ जी रहे हैं ना, वो इस अंचल को फलीभूत करने के उसमें है। ये व्रत है उन लोगों का।
जो इस अंचल को समृद्धि देता है, सुख देता है और शांति देता है। हरिशंकर जी, आपने भी बहुत नज़दीक से गवरी देखी है और बहुत इस पर काम भी है। थोड़ा सा ये बताएं कि और क्या क्या संदेश, प्रकृति के संदेश और साथ साथ हमारी पौराणिक आख्यानों के साथ जुड़े हुए हमारे नैतिक संदेश ये तो गवरी देती है, और क्या क्या चीज़ें इसमें अंतर्निहित होती हैं? मैं बहुत धरातल की बात बताऊंगा, प्रैक्टिकली। जैसे इस ऋतु में इनको जो नुकसान होने की बात है, वास्तव में ये होता है कि मक्की बो दी जाती है, वो उग जाती है और उसको काटने तक उनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं होता। तो इस हिसाब से उनको इस अवधि में कोई खास नुकसान नहीं होता है। दर्शक भी कृषि प्रधान लोग हैं, तो वो भी फ्री रहते हैं इस काल में। तो इसीलिए कलाकारों के लिए और दर्शकों के लिए ये अवधि सबसे मुफीद है। इसके अलावा अब उनके आख्यानों की बात करें तो वैसे बनावा साहब और जुगनू जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पे प्रलय की स्थिति में सारी वनस्पति सूख गई थी, तो देवियाँ पाताल लोक जा करके और पेड़ ला करके और पृथ्वी पर रोपित किए और उस कहानी को रचना आदिवासियों ने की और उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि देखने वाले को ताज्जुब होता है। दुनिया में कोई भी विद्वान प्रजाति ये नहीं सोच सकी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए मेवाड़ के आदिवासियों ने सोचा है। वो बड़लिया हिंदवा नाम से जो एक कथानक है, उसमें उनवास को उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है और एक पेड़ को काट देने का अपराध एक राजा के सर काटने से लिया जाता है। ऐसी पर्यावरण संरक्षण की कहानी कोई सोच भी नहीं सकता दुनिया में, जो यहाँ के आदिवासियों ने किया। मनोज जी, दरअसल लोक में कोई तिथि हम बता नहीं सकते कि शाश्वत है, लेकिन फिर भी आपका अनुमान या मन क्या कहता है, कितने सालों से गवरी का ये स्वरूप या इसका प्राचीन स्वरूप हमारे यहाँ चलन में रहा होगा? नहीं, आपने जो ये पहले जो प्रश्न किया था कि इस ऋतु को क्यों चुना है, मैं उसी से शुरू करता हूँ। बहुत बहुत पहले जाना पड़ेगा इसके लिए, बहुत बहुत पहले जाना पड़ेगा। यह क्षेत्र निरंतर अकालग्रस्त रहा है। इतने अकाल यहाँ पड़े कि कहीं नहीं पड़े आसपास। और अकाल के संबंध में मैंने अपनी माँ से सुना था, जो छपनियार अकाल तो नाम लेते ही डर लगता है आज भी। ऐसा अकाल जिसमें कुछ बचा ही नहीं खाने का। 1999 अपनी 1899 उंगलियां तक खा जाते थे। लेकिन उससे भी बहुत पहले आपको जाना पड़ेगा। और उसमें गवरी में ही एक बात आता है, कथा आती है कि इतना अकाल निरंतर पड़ता रहा कि कुछ बचा नहीं। तो सारे गांव के लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें, कोई चारा नहीं उनके पास। तो गांव वाले मिलकर के देवी के वहाँ जाते हैं। उस गांव तो छोटे छोटे थे, तो आसपास के गांव, फिर पास के गांव, उसके सभी त्रस्त थे ना, तो सभी ढूंढ रहे थे कि क्या करें। तो सारे गांव के चोखले वाले मिलकर के तेवरे गए, जिसमें सभी जाति के लोग थे, आदिवासी ही नहीं, वहाँ गए और वहाँ अरदास की देवी से। तो अरदास में क्या, वो फूल रखा देवता के ऊपर, वो पहने और अरदास की कि अब माने बस में कई बात नहीं है, मानू कहीं नहीं वे, ये थे जानो थारो काम जाने, बचाओ तो माँ बच जावा, मारो तो माँ मरी जी रहा तुझी, तो कहीं न कहीं तो करो। तो देवता ने फिर लंबी चौड़ी गाथा है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में, उस फूल रखे माथे पे, तो बहुत सवाल जवाब होते रहे और उसके बाद वो फूल नीचे आकर के गिरा। तो भोपे ने कहा कि देवी ने आखापाती दे दी है, अब सब मिल कर के नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ, देवी का उत्सव मनाओ, देवी की जय जयकार करो। तो सारे गांव वाले मिलकर के देवी की जय जयकार करने लगे। लेकिन बाद में जाकर के कहा कि ये जय जयकार तो कर रहे हैं यहीं तक नहीं, लेकिन सारे चोखले में जो अकाल पड़ा है उनको ये खबर कौन देगा। तो ये किसी के बस की बात नहीं थी।
ये आदिवासियों की ही बस की बात थी। तो नाचते गाते आदिवासी आसपास के दूर दूर तक के गांव में ये हेला देते रहे कि देवी रीझ गई है और अब सब नाचो गाओ और जगह जगह उज्जैनी करो, यानी वो गोठ करो घर से बाहर निकल कर। ये उज्जैनी से तो उज्जैन का नाम पड़ा है, उज्जैनी आज भी अपने इधर कहते हैं। और मैंने तो इसमें भाग लिया है, जो बहुत छोटा था तब अकाल पड़ गया था तो बरसात हो नहीं रही थी, तो सारे गांव वाले मिलकर के बाहर गए और वहाँ दाल बाटी बने। आज भी दाल बाटी बनती है उज्जैन में। तो साहब फिर ये बरसात खूब हुई और खूब हुई तो भील लोग सबसे आगे आए। अच्छा, वो उनमें आस्था भी ज़्यादा थी, माफ़ करें, और विश्वास भी था उनका देवी प्रति। तो कि ये देवी के प्रति पूरे विश्वासी हैं और ये काम चला लेंगे। हम लोग दूसरे लोग तो हो सकता है इधर उधर हो जाएं, स्वार्थवश हो जाएं, पर ये जो जाति है वो पूरी देवी के प्रति समर्पित है। तो भीलों ने इसका बीड़ा उठाया और अब हर साल तो होती नहीं थी, तो पूरे भादवे के महीने में साहब बरसात की इतनी बरसात हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मैं अपनी ओर से नहीं कुछ कह रहा हूँ, उन्हीं में से जो गाथा चलती है उसमें से ये पक्ष निकला। गाथा बहुत लंबी है और बहुत मज़ेदार गाथा है कि कैसे सृष्टि पुनः बहाल हुई। और वो वृक्ष की जो आपने बात कही वो बहुत बात की है। वृक्ष इस धरती पे था नहीं, तो देवी वासक राजा, और ये अलग कथा है कि धरती को कौन थामे हुए है, लंबा विषय है। ये धरती को जो थामे हुए हैं तो वासक राजा जो सबसे बड़ा राजा था उसको मना करके वृक्ष लाए। तो वृक्ष तो अकेला तो आ नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ कैसे वृक्ष का निर्वाह होगा, ये तो धरती दूसरी तरह की है। तो यहाँ तो दूध दही से उसको सिंचा गया और नाना मना मनोती, उसके साथ साथ दूसरे सारे वृक्ष आए, फल फूल फुलवारी आई, तो ये सृष्टि हरी भरी हुई है। तो मेरी समझ में वो जो भादवा की बात जो बार बार आती है बरसात की, ये बरसात में ही बरसती रही, इसलिए अकाल मिटाए साहब के। अब बरसात की तो बरसात तो आनी चाहिए, फसल तो तब थी नहीं, जो फसल की कौन चिंता करे। ये तो बहुत बात की बातें हैं कि फसलें हो गई, लेकिन बहुत बड़े आज भी पूरा गांव गौरी वालों को संभालता है, जो पीछे रह जाते हैं, जिनके पीछे कोई काम नहीं है। एक ही व्यक्ति ये काम करने वाला तो वो गौरी में चला गया, पीछे का क्या होगा। तो पूरे गांव की वो देखभाल गांव वाले मिलके करते हैं। बहुत बड़ी कथा है इसमें, बहुत बड़ा सामग्री भरी हुई है। जो कथन है ना वो कई तरह से लंबे लंबे गाते हैं भारत, उनको अगर लिपिबद्ध करें तो आश्चर्य होता है कितनी सामग्री जो कहीं नहीं मिली। और ये बेपढ़े लोग जिनको हम कहते हैं यही पढ़े लिखे हैं। इनमें जो सामग्री है, हम तो किताबों में देखते हैं एक एक पाने को, वो 12-12 घंटे उनसे गवा लो, आप गाते रहेंगे और कड़े से कड़े, लाइन से लाइन निकलती रहेगी। कैसे याद करते हैं, वो कोई रटते थोड़ी है क्या। जुगनू जी, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कुछ ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास कि गौरी दरअसल कितने वर्षों से या कितने सालों से या कितनी सदियों से हमारे यहाँ हो रही है या शुरू हुई होगी? ये तो बहुत कठिन है, लेकिन एक बात जो मैंने पहले कही थी कि गौरी में जो खेल हैं वो मूल रूप से आखेट प्रधान है। आखेट तो यायावर समुदाय, क्योंकि भील भी वही रहे, हम भी वही रहे, तो ये जो एक साहब औरतें तो गुफा में रहेगी, और ये तो मुख्य रूप से आकर्षण एक तो भंवरा भी था, भंवरी में भी, इस गौरी में भी कथा भंवरा की, तो उसका शहद लाना, कभी वो जैसा डॉक्टर साहब ने नार के खेल के लिए कहा तो उसका शिकार करना, या हेवी सही हेवी को शिकार, या वो बड़ले हिंद में। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारे प्रसंग हैं कहीं न कहीं ये इस अरावली में जो विंध्याचल यानी बिजोलिया चुड़ैल छज्जा के जो वो शैलाश्रय हैं, वहाँ से लेके ये आगे भोपाल तक अपने को मिल जाते हैं। ये कनेरा के घाटे में भी वही चित्र मिलेंगे अपने को शिकार करने के, शिकार को घेरने के। तो एक तो ये कि गौरी चूँकि जनजातियों के पास है उसका और ये बहुत पुराने हैं। मैं यदि इस बात को कहता हूँ कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है और उसमें निवास करने वाली सबसे पुरानी जनजाति भील हैं, और उनमें ये जो एक अनुष्ठान है, तो मुझे कई बार ये लगता है
कि विश्व के प्राचीनतम नृत्यों में से एक नृत्य, नंबर 1 ये तो हुआ। दूसरा, इसमें एक कथा जिससे मैं थोड़ा सा अनुमान लगाता हूँ कई बार कि वो राजा जेल कहते हैं। जब मैं प्रबंध चिंतामणि का अनुवाद कर रहा था, जो 1304 ईस्वी की वडवाण में लिखी हुई रचना है आचार्य मेरुदुंग की, तो उसमें एक कथा आती है। तो वो रानी उसको कहती है कि है जेल, है जैसल, ये संबोधन के जो सूचक आते हैं ना, तो बार बार बदल बदल के लिखे गए हैं। तो वो जेल मुझे, और आप देखिए मैं वो बात पकड़ गया कि उसमें राजा की जो सास है, हालांकि गौरी वाले भूल गए हैं, राजा ने सीधा उसको, गौरी वालों ने सीधा उसको राजा की पत्नी कर दिया, लेकिन सास जो मेंदला है, जो मयणला है, तो सिद्धराज जयसिंह का जो टाइम पीरियड है 12वीं शताब्दी, एक खेल तो गौरी वालों ने ये ले लिया, यानी 12वीं शताब्दी की चीज़ तो प्रस्तुत कर ही रहे हैं वो राजा जेल। और पूरा इलाका सिद्धराज जयसिंह का, सिद्धराज जयसिंह के आख्यान, सर ये जसमा उड़न वाला भी, तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेरे ख्याल से उनके आख्यान। उन्होंने जो कर्णावती है, अहमदाबाद जिसका पुराना नाम कर्णावती है, उसके पास एक महल बनाया है और उसमें लीला के लिए, मनोरंजन के लिए भीलों को बुलाया। ये आख्यान भी प्रबंध चिंतामणि में है। तो मुझे लगता है, और वो जो एक आक्रमण करने भेजता तब भी वो भीलों की सेना जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो राजा के साथ कई संबंध है, इन्होंने सहज रूप से उसको स्वीकार लिया। तो उनका भी एक चरित्र इसमें इन्होंने किया। बाकी बंजारे वाला चरित्र, तो ये तो बहुत कठिन है अपने को पहचानना कि सब बंजारे चरित्र से, क्योंकि ये भी अपने पास जो वाणिज्यारक, जो वाणिज्य कर्म वाले हैं, तो यहाँ जनजातियों से लेके सारे ही वाणिज्य विप्रतक के इसमें कर्म आ जाते हैं। और जो जैसे कालुकीर का खेल है, तो ये भी मुझे लगता है कि कालुकीर का जो टाइम पीरियड है वो 15वीं शताब्दी के आसपास का है। तो ये मुझे लगता है कि अलग अलग समय पे ये इसके खेल, क्योंकि गौरी मूल रूप से तो बल्ले हिंदुआ, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, या फिर वो जो भोने का रस, वो शहद पाने का खेल है, या नार वाला खेल है, या सही का खेल है, ये तो बहुत पुराने हैं। लेकिन उनमें ये जो कथानक समय समय पे, और एक जो जिससे मुझे लगता है कि शिव और पार्वती, ये दोनों ही धर्म, दोनों ही मत अलग अलग रहे, इनका जो एकीकरण है ये बहुत पुरानी, मतलब कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी पत्नी बना देना, या जो स्कंद जो संप्रदाय अलग से था, गणपत्य गणेश का संप्रदाय अलग था, इन सब को भी यहाँ वो ला के एक ये कहीं न कहीं मुझे लगता है संप्रदायों के एकीकरण का भी एक संदेश कि भारत के लिए जरूरी है कि हम लोग बजाय अलग अलग बात करें, एक समग्रता में बात करें। जुगनू जी, कुछ शब्दों का इस्तेमाल यहाँ होता है, और दरअसल जैसा कि इस बातचीत के दौरान कई दफ़े हवाला आया कि लोक और शास्त्र में दरअसल कोई अंतर नहीं है, यानी हमारा लोक ही कहीं ना कहीं शास्त्र के रूप में परिणत हुआ है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। हिंदुआ एक शब्द का प्रयोग होता है, भारत जो हमारे राष्ट्र का नाम है उसका भी यहाँ प्रयोग होता है। तो लिहाजा कहीं न कहीं माने कि ये लोक नाट्य चाहे अरावली के एक सीमित अंचल में होते हों, ये कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रीय चेतना से भी जुड़ते हैं, जिसके प्रमाण के रूप में ये शब्द भी हैं। मुझे ये कहते हुए, और मैं तो गौरव मानता हूँ कि भारतों पे सबसे पहले काम करने वाले डॉक्टर साहब रहे हैं, बानव साहब ने, और मेरे लिए भी भारत आश्चर्य रहे। एक और बात मैंने अभी नोट किए थे इस बातों को कि गवरी में भारत होना, भारत रचना का नाम है। भारत एक खंड है, भरत खंड है, बाकी नाम तो जम्बूद्वीप है। तो जम्बूद्वीप में जो भरतखंड है उसमें भी ये भारत अलग अलग खंड रूप में। तो जो महाभारत में भी जितने खंड हैं, महाभारत के लिए ऐसा कहते हैं कि भारत में जो कुछ चीज़ है वो महाभारत में है। तो जो भारतों का रूप है वो महाभारत किया गया। व्यास ने कुछ नहीं छोड़ा। मुझे वासुदेव शरण अग्रवाल याद आते हैं जिन्होंने कहा कि व्यास जी ने बाकी जो बच गया वो व्यास का झूठा है, वो भी उन्होंने लिया होगा, यानी काम में लिया और छोड़ दिया, यानी कुछ नहीं बचा। तो महाभारत जो मूल रूप से 8,000 श्लोकों से 12,000 या 24,000 श्लोकों तक थी, वो धीरे धीरे लाख तक हो गई। तो उसमें कोई कथा नहीं बची। उसमें ये भी चीज़ आ जाती, भीलों के सारे आख्यान, भीलों की सारी ही मान्यताएं,
भीलों की सारी चेतनाएं महाभारत में मौजूद। तो ये जो अपन कुछ देख रहे हैं, ये पेड़ों की सारी कथाएं जो भीलों ने संभाली है, आखेट के सारे आख्यान जो भीलों ने संभाले हैं। और ये जो भारत जिसके आपने अभी जिक्र किया है, गौरी में भी कितने भारत है। डॉक्टर साहब ने बल्ले हिंदवा का भारत दिया, डॉक्टर साहब ने पांडवों का भारत दिया। देखो आप, ये कितना महीन सूक्ष्म क्लासिफिकेशन के साथ पांडवों का भारत यानी महाभारत है, जिसको हम उस नाम से जानते हैं। बाकी सारे ही भारत हैं, चाहे वो बल्ले हिंदवा का हो, चाहे गौरी का भारत हो, चाहे ताखा अंबाव का भारत हो, या बगड़ावतों का भी भारत हमने मान लिया, या जावर माता में जो मेरे ख्याल से ये धनवंती देवी का भारत हो, कहाँ तक, या अपने रत्ना रायिका का भारत हो। तो मुझे लगता है कि ये सारे ही भारत एक पहचान काव्य की, भारत एक पहचान गायन की, भारत जो एक पहचान देश की है, वो सिर्फ एक तरफा है, लेकिन इतने सारे भारत हैं हमारे पास। ऋषंकर जी, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है। दरअसल इसे बाद में एक आधुनिक इतिहासकार या बाहर के लोगों के आए हुए सोच का परिणाम कहें कि एक ऐसा यहाँ पर मिथ क्रिएट किया गया कि बहुत सारे लोग यहाँ भारत में आर्य मान लीजिए बाहर से आए और वो यहाँ पर शासक हो गए और यहाँ के आदिवासी जंगल तक सीमित रहे, यानी हम कुछ मूल निवासी हैं और कुछ बाहर से आए हुए लोग हैं। ये एक द्वंद्व क्रिएट हुआ, लेकिन ये द्वंद्व राजनीतिक शायद ज़्यादा रहा होगा। लेकिन जहाँ हम आदिवासियों के सौंदर्य की, आदिवासियों की कहानियों को, आदिवासियों के सोच को, आदिवासियों की धार्मिक चेतना को पकड़ें, तो वो तो वही चेतना है जो पूरे भारतवर्ष की है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गौरी है। बताएं कि ये जो द्वंद्व बाद में राजनीतिक रूप से ही सही आए, ये कितने जायज़ है, और कहीं न कहीं गौरी और ये हमारे आदिवासी अनुष्ठान इस थ्योरी के खिलाफ खड़े नहीं होते नज़र आते आपको? हाँ, है तो सही कि जो लोग रामायण महाभारत या इन शास्त्रों में जो डूबे हुए हैं, उन्होंने गौरी या आदिवासियों के जो साहित्य है उस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उस पर। बल्कि होना ये चाहिए था कि उसका जो साहित्यिक पक्ष है भीलों का, उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए था। और जितने विद्वान या जो दूसरे पक्ष जो आर्य जिनको कहते हैं अपन, उनको भी इसको आत्मसात करना चाहिए था। मतलब जी मनोज जी, गौरी की इतनी सारी कथाएं और उनके बदलते स्वरूप, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि पैंट बुशर्ट भी पहनने लगे हैं लोग, तो बताएं कि ये जो परिवर्तन आए हैं ख़ास तौर पर परिधान और प्रस्तुति के आधार पर, इन पर समय का प्रभाव तो पड़ा है, ये कितने घातक हैं? और इनको देखते हुए क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जो मूल रूप से गौरी थी वो धीरे धीरे शायद हमारे यहाँ से गायब न हो जाए? गौरी के प्रारंभ का जो जड़ की जो बात चली, ये तो नृत्य ही था। अब नाट्यका तो हमारा शब्द है, उनका थोड़ी है क्या? और जितनी भी गाथाएं गाते हैं वो सब भारत कहलाती हैं, ये हमारा शब्द नहीं है, उन्हीं का शब्द है। नृत्य प्रारंभ में वो नृत्य ही था उसको रिझाने के लिए। तो ये तो समसामयिक परिवेश है, जो घटनाएं जुड़ती गई। आप हम अगर गौरी करने ले जाएंगे तो आप हम अपना जोड़ देंगे उसमें। या तो अंग्रेज आ रहा है गौरी में, तो अंग्रेज कोई शुरू में था क्या? गौरी में शुरू में स्वांग था क्या? लीलाएं थी क्या? ये जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, पात्र आते हैं, ये शुरू में थोड़ी थे क्या? ये जुड़ते गए। अब इन एक एक चरित्र को आप अध्ययन करें तो ये कब जुड़े, ये किस समय के थे, जुड़ गए। मैंने तो अध्ययन किया तो ये 4वीं शताब्दी से भी पुरानी गौरी है। आप गौरी का लेखन की बात करें कि किस शताब्दी की, तो लेखन ही की तो बात करें, लेखन था कहाँ उस समय? कोई लेखन नहीं था, शुद्ध नृत्य था। आज भी ये कहते हैं गौरीरो नाच वीरो है। नाट्य शब्द तो अपना है, गाथा ये सब अपने चोचले हैं। स्वांग लीलाएं वहाँ का विचारों के स्वांग और लीलाएं हो रही। इसलिए प्रारंभ में ये नृत्य था और आज भी गौरीरो नाच वीरो है। कोई गौरीरो नाटक वीरो नहीं है। ये नाटक तो नाट्यकर्मियों ने बिगाड़ दिया उसको, प्रयोग कर करके। हम कहते हैं कि आप प्रयोग हमारे गौरी में क्यों कर रहे हैं? आपके पास अलग कोई प्रयोग करने का नहीं है क्या? तो वहाँ फिर लोक और शास्त्र की आपने बात छेड़ दी। शास्त्र तो था ही नहीं, हमने लिखा तो शास्त्र हो गया, तो शास्त्र कहाँ से आया?
लोकहिता ना, इसलिए इसमें बहुत सावधानी से लेखन की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ गौरी मैंने लिखी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और वापस हिंदी में गावदी हो गया वो, यहाँ गावदी का अर्थ मूर्ख होता है। किस गौरी की किस परिवर्तन की बात करें अपन। और खेतुड़ी खेलुड़ी हो गई, क्योंकि ये खेल ठीक है, खेतुड़ी क्या होती है, और गोरखिया माता को तो कुछ और ही तो लिखते हैं। वो खेलुड़ी हो गई। तो बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। और आजकल के जो फिल्मों में भी जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको तो शिक्षा हो गई ना। इस शिक्षा ने तो आप जानते हैं, शिक्षा ने संस्कार थोड़ी दिए क्या, परंपरा कहाँ है शिक्षा में, तो सब सत्यानाश हो गया। अब गौरी बच गई है, यही आपको धन्य मानी है। कितने प्रयोग किए लोगों ने, और कहाँ कहाँ गौरी को कहाँ कहाँ छोड़ दिया, कहाँ कहाँ ले गए। ये तो हम लोग भी पीछे पड़ते रहे तो गौरी हो गई कुछ, बाकी वो थीसिस भी कहीं जाती है, गौरी भी कहीं जाती। नए लोग वो तो बेचारे परंपराओं से आस्था से बंधे हुए होते थे, तो उन्होंने कहा हम तो बाद के अलावा कहीं गौरी नहीं करेंगे, आप हम में से तैयार हो गए कि पूरे पूरे हम आएंगे। तो वो लोग जाने लगे बाहर, पैसा कमाने लग गए, और वो देखते रह गए। तो किसकी बात करें अपन, परिवर्तन की बात, किसका परिवर्तन? परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। सारे विद्वान लिख रहे हैं। विद्वान कौन है? वो जिनके पास फील्ड नहीं है, जिनके पास गौरी नहीं है, माफ़ करना, गौरी देखे नहीं। मैं बहुत से ऐसे विद्वानों को बता सकता हूँ जिन्होंने गौरी पे काफ़ी लिखा है, जीवन में गौरी नहीं नहीं देखी। माफ़ करना, मांदल का ठेका ही नहीं जानते हो, मांदल बजाते नहीं। सबसे महत्वपूर्ण पात्र गौरी में मांदलिया होता है। सबसे ज़्यादा पैसा भी उसी को देते हैं। और कोई गौरी का पात्र जूते नहीं पहनता है, वो मांदल वाला जूते पहनता है। और मांदल वाला पूरी गौरी को देखता रहता है कि कहीं से मारक विद्या मूठ तो नहीं आई। और जो मूठ आती है, ऐसे बहुत से किस्से मिलते हैं। पूरी गौरी जमींदोज हो गई। अध्ययन करने से पता लगता है। वल्लभनगर का क्या पूरी गौरी, वल्लभनगर में तो वो गौरी वलावण में गए थे ना, तो अंदर ही रह गए वो, राई बुढ़िया और राइयाँ और बुढ़िया। फिर बरसों तक गौरी नहीं हुई। उसके बाद जब गौरी हुई तो वलावण गए, तो वो पुराने भी जिंदे हो गए। तो 2 राई बुढ़िया और 4 रायें बनती है। कितने अजीब अजीब किस्से, इसमें सब जगह देवता है। नहीं, वल्लभनगर की गौरी में हाँ 2 राई, मतलब 4 राई, 4 राई हो गई, और बुढ़िया एक ही। उन्होंने एक ही रखा बाद में। वो बाद में एक हो गया, तब तो 2 थे शुरू में। तो ये बहुत, अब इनको कौन बताएगा साहब, इन पुरानी चीज़ों को कौन बताएगा? लेखन तो था नहीं। तो जितना अपन गहरा जाएंगे उतना कुछ मिलेगा। तो आप गहरा जाने वाला, आप कहाँ, किसके पास टाइम? वो लोग कहते हैं इससे क्या मिलता है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा सवाल कि इससे क्या मिलता है। मिलता क्या है? हरिशंकर जी, ये प्रश्न तो है, इससे मिलता क्या है? और समाज बदला है, आधुनिकता आई है, परिधान बदले हैं, बहुत सारी चीज़ें, समय का अभाव भी बदला है। तो बताएं कि क्या वर्तमान परिस्थिति में जो गौरियाँ हो रही हैं, ये चलती रहेंगी या आपको लगता है कि भविष्य में संकट में आएंगी? एक ऐसा काल जरूर आया था जिसमें गौरियों के प्रति आकर्षण लोगों का कम हो गया था। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ कि यद्यपि गौरी लेने का जो अवधि थी, वो पहले हर तीसरे साल होती थी। अब वो कोई 10 साल बाद ले रहा है, तो कोई 22 साल बाद भी लिए। पहाड़ा में 22 साल बाद। लेकिन लोगों में, दर्शकों में गौरी के प्रति आकर्षण जो है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि गौरी जीवंत रहेगी। सिनेमा सिमट गया, हाँ, और टीवी भी, लेकिन गौरी लाइव है। मैं इस संदर्भ में एक बात जो अक्सर मेरे दिमाग में आती है, मैं अवश्य कहूँगा कि यदि अमिताभ बच्चन की फिल्म को धूप में दिखाई जाए, उसमें हीरोइन नहीं हो और कहानी का भी रिपीटेशन हो, तो कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन गौरी को इसकी आप धूप छोड़िए, कई दफे बरसात में देखते हैं। हाँ, 35 बरसात का मौसम में बहुत दफे बरसात हो रही है और गौरी हो रही है। 35 डिग्री सेल्सियस की धूप में लोग पूरे दिन खड़े रह के बैठ के गौरी देखते हैं। इतना लोकप्रिय कोई विधा रास्ते में हो नहीं सकती। मेरा विपिन जी, आप बताएं, आप क्या भविष्य देखते हैं? मैं तो साहब गौरी का भविष्य ही देखता हूँ। गौरी खत्म नहीं होगी।
ये सवाल आपने जिस दौर में किया है वो दौर गौरी को जीवन दे रहा है। करेक्ट। हम लोग कोरोना से बाहर निकल के आए हैं, कोई उम्मीद नहीं थी। आप देखिए लोग अपने घरों तक ही डरे हुए, बिना रोजगार के। आज भी जनजातियों के पास रोजगार कहाँ है? तो उस दौर में ये अपने घर तक सीमित कर दिया गया। लेकिन उस दौर में आज भी मौका मिला। गौरी ही एक ऐसा नृत्य है जो कोरोना में पिछले साल भी हुई है, बहुत सीमित हुई लेकिन हुई है। लोगों को पता था कि साहब हमें गौरी को जीवित रखना है, उससे पहले भी हुई। और इस साल तो चूंकि लोगों को लग गया कि ये कोरोना या जो भी कुछ जाना नहीं है, तो अपने को तो इसके साथ ही रहना है। तो आप देखिए मस्ती उल्लास पानीरों की मादड़ी में, पहाड़ा में 22 साल बाद वो जो बाई आती है हमारी, तो उसने कहा कि साहब अबर के तो माने कणी भी दान नहीं आई सका या जो भी कुछ भी सके, लेकिन ये है कि माने जो छोरा छाप रहा ये जिद गिद्दी है, दाता आप ही कभी नाचांगा, आप ही कभी हिकांगा। तो आप देखिए ये जो व्रत था एक उत्साह। और फिर कपड़े भी इतने सुंदर बनाए। मैं जन्माष्टमी के दिन, और मुझे लगा कि जन्माष्टमी के दिन मैं इस्कॉन मंदिर में गया था दर्शन करने में, मुझे लगा ये बिल्कुल नई सदी का मंदिर। और एक इधर आया तो सबसे पुरानी सदी का मंदिर गौरी। और इतने आनंद के साथ रास्ते में बैठे हुए डॉक्टर साहब, नीचे लोग नीचे जो बढ़िया अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यानी बड़े घरों के रहे होंगे वो, लेकिन वो वहीं बैठ के उनके लिए वही थिएटर, एक जो ग्रामीण थिएटर। मुझे गौरी बंद होती कभी नजर नहीं आती है। गौरी के पास जीवन के सारे तत्व हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, डॉक्टर महेंद्र भाणावत और हरिशंकर मेघवाल जी, आपका हृदय से आभार।